पकड़ने के लिए नेट लगाया हुआ था। जब वो नेट के पास पहुंचता है तो उसमें 2 ट्राउट फंसी हुई होती हैं। तो वो वहां से मछलियां पकड़ता है, वापस अपने कैंप साइट पे जाता है, आग लगाता है, मछली को तैयार करता है। अब जैसे वो मछली खा रहा था तो वो आसमान की तरफ देखता भी है और सुनता भी है, इस उम्मीद में कि शायद प्लेन जल्दी आ जाए। जब वो खा लेता है तो अपनी वो डायरी निकालता है, अपने इस आखिरी दिन की डिटेल्स लिखता है और अपना सारा सामान उठाकर वाटर लाइन के पास आ जाता है जिधर से उसको प्लेन ने उठाना था। और फिर वो वहां पर बैठकर अपने दोस्त का इंतजार करने लग जाता है। इस टाइम तक शाम हो गई थी लेकिन प्लेन का कोई नामो निशान नहीं होता। कार्ल फिर भी वहां पर बैठकर नेचर के मजे ले रहा होता है क्योंकि जाहिर है उसका यहाँ पर आखिरी दिन था, क्योंकि उसके लिए बहुत ही सक्सेसफुल फोटोग्राफिक ट्रिप था। वो 500 से भी ज्यादा फिल्म के रोल्स शूट कर लेता है। उसको पता था इनको बेचकर इतने पैसे आ जाएंगे कि वो अगले साल भी यहाँ पर ट्रिप मार सकता है। अब जैसे कार्ल सोच रहा था कि मैं अगले साल यहाँ पर क्या क्या करूंगा, तो वो नोट करता है सूरज तो गरूब होने वाला है। और ये पहली दफा था कि कार्ल को अब परेशानी होना शुरू हो गई थी। नॉर्थ के इस एरिया में सूरज 20 घंटे तक आसमान में होता है और अगर इस टाइम सूरज गरूब हो रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पर आधी रात हुई हुई है। तो उसका फ्रेंड रोरी जिसने उसको आज यहाँ से उठाना था, मतलब आज के दिन किसी भी टाइम उठाना था, अब क्योंकि यहाँ पर आधी रात हो गई है, कार्ल को पता चल जाता है उसके दोस्त ने ये डेट ही मिस कर दी है। और यहाँ पर कार्ल के पास उससे कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं था कि क्या हुआ है, क्या वजह बनी है ना आने की। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था वैसे वैसे कार्ल परेशान होने लग जाता है। फिर फाइनली वो दोबारा से अपना टेंट लगाता है, उसके अंदर जाता है, स्लीपिंग बैग में लेटता है और सोने से पहले दुआ करता है उसका दोस्त कल आ जाए। अगले दिन कार्ल सुबह जल्दी उठता है, अपना सामान दोबारा से पैक करता है और वहीं पर बैठकर अपने दोस्त का इंतजार करता है। लेकिन ये भी पूरा दिन गुजर जाता है और प्लेन आज भी नहीं आता। कार्ल अपने आप को तसल्ली देता है शायद उसके दोस्त ने डेट्स को मिक्स अप कर दिया होगा, हो सकता है वहां पर कोई मजबूरी आ गया हो जिसकी वजह से वो थोड़ा डिले हो गया, लेकिन वो आ जाएगा। लेकिन फिर एक और दिन गुजरता है, फिर एक और दिन गुजरता है, प्लेन नहीं आता। इस पॉइंट पर कार्ल को एक चीज याद आती है जिसकी वजह से उसके होश ही उड़ जाते हैं। आज से 6 महीने पहले उस रात जिस रात इसने अपने दोस्त रोरी के साथ अपना पिकअप प्लान डिस्कस किया था, इसको याद पड़ता है उस रात इन्होंने काफी ज्यादा शराब पी हुई थी, मतलब हर तरफ शुगल चल रहा था, ये मजे कर रहे थे। उस ड्रिंकिंग के दौरान ही इसने अपने दोस्त रोरी से पूछा था, ये कहता है क्या तुम मुझे 7 अगस्त को उठा लोगे मेरी ट्रिप खत्म होने के एंड पे। रोरी कहता है हाँ मैं उठा लूंगा तुम्हें, लेकिन रोरी साथ में ये भी बोलता है कि मुझे अपना स्केड्यूल देखना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं 100% बता सकता हूँ कि मैं आऊंगा या नहीं। तो कार्ल अपने ट्रिप की एक्साइटमेंट और तैयारियों में उससे पूछना ही भूल जाता है कि भाई तू मुझे उठाने वाकई आ भी जाएगा ना। तो इस पॉइंट पर कार्ल को रियलाइज हो जाता है कि रोरी को कोई डिले नहीं हुई, ना उसने डेट मिक्सअप की है, बल्कि रोरी तो आ ही नहीं रहा। और कार्ल को इस चीज का पूरा आइडिया होता है कि यहाँ पर 0% चांस है कि कोई और प्लेन यहाँ से गुजरे और उसको उठा ले, क्योंकि पूरा समर जो इसने यहाँ पर गुजारा है इधर एक प्लेन भी यहाँ से नहीं गुजरा। उसकी यहाँ पर बेस्ट होप ही ये थी कि उसका बाप या फिर उसके दोस्त उसको मिसिंग रिपोर्ट कर दें, लेकिन उसको पता होता है इस चीज का चांस ही नहीं है, क्योंकि इसमें उसी की अपनी गलती होती है। क्योंकि कार्ल ना हर वक्त ट्रेवल करता रहता था, साथ ही ना ये किसी को बताता था मैं किधर जा रहा हूँ और ना ये बताता था कि मैं कब आऊंगा। और रिसेंटली कार्ल एक ट्रिप पर गया था और वो ना अपनी वापस आने की डेट्स को मिस कर देता है। तो उसका बाप फिक्रमंद होकर पुलिस को कॉल कर देता है। तो कार्ल जब वापस आता है और उसको पता चलता है उसके बाप ने पुलिस में ही कंप्लेन कर दी है इसकी मिसिंग होने की, तो वो अपने बाप को कहता है ये चीज दोबारा कभी ना करना, अथॉरिटीज को कभी भी इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, बेशक मैं जितना भी लेट हो जाऊं मैं ठीक ही होऊंगा। और अब इसका ये मतलब था कि कार्ल को अलास्का के ब्रूटल विंटर का सामना करना था, अकेले ही लिमिटेड सप्लाईज और एमओ के एक डब्बे के साथ। कुछ हफ्तों बाद अगस्त के एंड में कार्ल अभी भी अलास्का के जंगलों में फंसा हुआ था और इस पॉइंट तक वो पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेता है कि रोरी उसको बचाने नहीं आ रहा। वो रियलाइज करता है उसके पास अब 2 चॉइसेस हैं। पहली ये थी कि वो यहीं पर ही रहे और रेस्क्यू होने का इंतजार करे, ये एक कंजर्वेटिव ऑप्शन था। उसको पता था यहाँ पर खाना और आग वाली लकड़ी कहाँ से मिलेगी, मतलब ना वो भूख से मरेगा यहाँ पर और ना ही ठंड से मरेगा, लेकिन ये चीज उसको जिंदा रखेगी, रेस्क्यू नहीं करेगी। दूसरा ऑप्शन ये था कि ये अपना सारा सामान इकट्ठा करे और यहाँ से 120 किलोमीटर दूर हाइक करके जाए सबसे करीब सिटी जिसका नाम था फोर्ट यूकॉन। वहां से ये अपने घर जा सकता था, लेकिन इस ऑप्शन में मरने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। अगर कार्ल ये 120 किलोमीटर हाइक करे तो ये इतना खतरनाक इलाका था जिधर एक भी मैन मेड ट्रेल्स नहीं थे,
अगर ये कहीं स्लिप हो गया तो ये गिर भी सकता है, इसको चोट भी लग सकती है, ये गुम भी हो सकता है। और चलते हुए खाना ढूंढना तो बस एक जुआ ही है। और मौसम बेस्ट केस में ब्रूटल होगा और वर्स्ट केस में जानलेवा। और साथ ही ये पूरा 120 किलोमीटर का एरिया भेड़ियों से भरा हुआ था। कार्ल को पता था ये दोनों चॉइसेस उसके लिए बुरी हैं। उसको पता था इसके पास टाइम बहुत कम है फैसला लेने के लिए, क्योंकि ब्रूटल आर्टिक विंटर आने वाला था। अगर उसने ये खौफनाक हाइक करनी है तो उसको जल्दी करना पड़ेगा। अब जैसे कार्ल बैठकर सोच रहा था कि आगे वो क्या करेगा, तो वो अपने खरगोश पकड़ने वाले जाल को देखता है तो उसमें एक खरगोश फंसा हुआ था। वो बड़ा खुश होता है, उसको पकड़कर कैंप पे लेके जाता है, उसको वहां पर कुक करता है। तो वो उसको खा रहा होता है तो वो सोचता है इतना भी बुरा नहीं है यहाँ पे, मुझे यहाँ पर खाना मिल गया है, मैं कुछ दिन सर्वाइव कर सकता हूँ, तो मेरा ख्याल है मैं यहीं पर रुकता हूँ। लेकिन डीप डाउन उसे भी पता होता है कि यहाँ पर रुकना कोई अच्छा आइडिया नहीं है। मतलब यहाँ पर रुककर वो अपने आप को भूख से तो बचा सकता है, उसको पता था खाने वगैरह का इंतजाम यहाँ पर कैसे होगा। लेकिन वो इर्द गिर्द के प्रेडिटर्स जो यहाँ पर काफी ज्यादा थे, उनके लिए बड़ा आसान शिकार था। और उसके पास सिर्फ एक गोलियों का डब्बा बचा हुआ था। उसी वक्त कार्ल को बड़ी हसीन सी आवाज सुनाई देती है। ये एक छोटे प्लेन की आवाज थी। पहले तो उसको लग रहा था ये उसका वहम है, क्योंकि जब से वो यहाँ पर आया था उसने प्लेन की आवाज सुनी ही नहीं थी। लेकिन जब वो आसमान में देखता है तो दूर से प्लेन काफी नीचे होकर इसी की कैंप साइड की तरफ आ रहा था। तो कार्ल अपने टेंट में भाग कर जाता है और सबसे ब्राइट कलर की चीज पकड़ता है जो उसका अपना स्लीपिंग बैग था। और बाहर आकर वो इधर उधर हिलाकर पायलट की अटेंशन को अपनी तरफ कर रहा था। कार्ल ये नोट करता है ये प्लेन अलास्का स्टेट ट्रूपर्स का है, जिसका मतलब था उसके दोस्तों ने इसको मिसिंग रिपोर्ट कर दिया था और पुलिस अब इसको यहाँ पर रेस्क्यू करने आ गई है। कुछ लम्हे बाद ये प्लेन इसके कैंप से इतना नीचे होके गुजरता है कि कार्ल को ये तक दिखाई देता है कि पायलट उसी को देख रहा था। जैसे ही गुजरते हुए कार्ल और पायलट का आई कांटेक्ट होता है, कार्ल एक्साइटमेंट में अपनी एक मुट्ठी को हवा में करता है जोश मार के। उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसको बचाने आ गए हैं। पायलट लैंड करने वाला है, उसको ये वापस घर ले जाएगा। एक्साइटमेंट में कार्ल देखता है कि प्लेन वो दूर से यू टर्न ले रहा है और दोबारा से उसकी कैंप साइट से नीचे से होकर गुजर रहा है, जिसका कार्ल को लगा पायलट लैंड होने की जगह ढूंढ रहा है। कार्ल भागकर अपनी कैंप साइट पर जाता है, सामान इकट्ठा करता है। साथ ही वो प्लेन को भी देख रहा होता है कि वो किस जगह लैंड होगा, लेकिन वो लैंड ही नहीं होता। प्लेन इसकी कैंप साइट से दूर उड़ता रहता है और फिर वो यहाँ से दूर जाकर गायब हो जाता है। पूरा दिन कार्ल वेट में होता है कि वो प्लेन वापस आ जाए, लेकिन वो वापस ही नहीं आता। उस रात कार्ल अपने टेंट में लेटा होता है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही होती। वो बिल्कुल ही हिला हुआ था, उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि पायलट ने उसको देखा भी है, उसने लैंडिंग क्यों नहीं की, वो रुका क्यों नहीं। कार्ल सोचने लग जाता शायद रास्ता काफी रफ होगा, इसलिए उसको लैंडिंग की जगह ही नहीं मिली होगी। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है और शायद वो पायलट वापस गया हो और दूसरा प्लेन ला रहा हो। कार्ल को समझ नहीं आती, लेकिन ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी। तो इस चीज से उसको थोड़ा बहुत इत्मीनान रहता है। अब नींद तो उसको आ नहीं रही थी, तो वो लाइट जलाकर पढ़ने के लिए कुछ ढूंढ रहा होता है ताकि उसका माइंड थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहे। इस पॉइंट पर कार्ल महीनों से अकेला था। उसने अपनी सारी बुक्स पढ़ ली थी, सारे मैगजीन पढ़ लिए थे और वो भी कई कई दफा, यानी कुछ नया बचा ही नहीं था पढ़ने के लिए। तो वो ढूंढ रहा होता है उसको कोई नई चीज मिल जाए पढ़ने के लिए। तो एकदम से उसको कोई नई चीज मिल जाती है, वो था उसका हंटिंग लाइसेंस। ये वो एक चीज थी जो इसने ध्यान से नहीं पढ़ी थी। कोई एक्साइटिंग चीज तो नहीं थी पढ़ने के लिए, लेकिन नई जरूर थी। ये एक छोटा सा पेपर सर्टिफिकेट था जिसके ऊपर रूल्स लिखे थे, रेगुलेशंस लिखे थे। वो पेजेस फ्लिप करके पढ़ रहा होता है, फिर एकदम से उसको एक चीज दिखाई देती है जिसको देखकर उसका दिल वहीं रुक जाता है। पहले तो उसको लगता है नहीं ये कोई गलत फहमी है, फिर वो इसको बार बार पढ़ता है और यहाँ पर साफ लिखा हुआ था। कार्ल उसको देखकर शॉक हो जाता है और उसको फौरन पता चल जाता है वो पायलट यहाँ पर क्यों नहीं रुका। इसके बाद भी हफ्तों तक कार्ल उम्मीद करता है कि वो प्लेन किसी भी तरह वापस आ जाए, लेकिन वो नहीं आता। जिस पॉइंट पर कार्ल ने ये बात एक्सेप्ट कर ली थी कि वो प्लेन अब वापस नहीं आएगा, इस पॉइंट तक बहुत देर हो चुकी थी यहाँ से हाइक करके वापस जाने के लिए। अब बस वो यहाँ पर ही रुक सकता था, लेकिन यहाँ पर लेक जम जाती है, जिसका मतलब था वो यहाँ पर फिशिंग नहीं कर सकता था। शिकार को पकड़ने के लिए उसके सारे फंदे खाली थे, क्योंकि भेड़िए और लोमड़ियां इस इलाके में सब कुछ ही पहले से पकड़ लेती हैं। अक्टूबर तक कार्ल काफी कमजोर हो गया था और नवंबर तक कार्ल भूख से मर रहा था। 26 नवंबर को कार्ल अपनी डायरी के अंदर कुछ लिखता है। उसके पास खाना बिल्कुल खत्म हो गया था और आर्टिक विंटर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गया था। उसके हाथ और पांव की उंगलियां काली होना शुरू हो गई थी फ्रॉस्ट बाइट से, और अब वो हर वक्त ही बीमार रहने लग गया था। वो सामने अपनी बुझती हुई आग को देख रहा था, क्योंकि अब उसके पास जलाने के लिए लकड़ी बची नहीं थी और उसको पता था अब उसके पास एक ही चॉइस है। वो अपनी डायरी में आखिरी अल्फाज लिखता है। उन्होंने कहा था,
इससे तकलीफ नहीं होगी। फिर वो डायरी को साइड पे रखता है, अपनी राइफल उठाता है, साथ एमो का डब्बा उठाता है। थोड़ी देर बाद इस इलाके में एक गोली की आवाज गूंजती है। इसके कुछ महीने बाद फरवरी 1982 में अलास्का स्टेट ट्रूपर्स को कार्ल मिल जाता है। कार्ल मरा हुआ था और उसने अपनी जान खुद ली थी। कार्ल जब वो लाइसेंस पढ़ रहा था तो उसको पता चलता है वो जो उसने अपनी एक मुट्ठी हवा में की थी ऊपर एक्साइटमेंट में, जब वो पायलट उसके ऊपर से गुजर रहा था और उसने भी देखा था, जोश में हवा में मुक्का उठाकर ऊपर करना ही उसकी किस्मत को लिख देता है। क्योंकि कार्ल के हंटिंग लाइसेंस पे लिखा हुआ था कि हवा में एक हाथ ऊपर उठाना यूनिवर्सल बॉडी सिग्नल है कि सब ओके है, मेरा इंतजार ना करना। तो जब वो अलास्का स्टेट ट्रूपर अपना प्लेन नीचे की तरफ से गुजार के जा रहा था, उसने देखा इसने अपना एक सिंगल हाथ ऊपर किया। उसको लगा ये कह रहा है ठीक है, और वो फिर वहां से चला जाता है। अगर कार्ल ने वो हंटिंग लाइसेंस पहले पढ़ लिया होता तो उसको अपने दोनों हाथ उठाने चाहिए थे जब प्लेन ऊपर से गुजर रहा था, जो कि यूनिवर्सल साइन था प्लेन के लिए कि मुझे यहाँ से उठा लो। इसके अलावा एक और इंसिडेंट है जिसमें एक ग्रुप सायरन की आवाज को इग्नोर कर देता है, लेकिन फिर बाद में उनके साथ जो होता है वो इतना खौफनाक है कि उस पर मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।